अनजाने ही उतावला हो कूद पड़ा मैं, निगल गई अवलोक गहना, प्रकाश समा गया अंधियारे में, और अंत में देखा मैंने तलातल में ज्योतिर्मय वो एक अकेला शब्द। ये शब्द स्वतः ही बहने लगे कश्मीर के कवि रहमान राही की काव्य नदी से, जब वो फूट पड़ी एक अविरल धारा की तरह। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रारंभ काल के आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट कश्मीर से थे। 14वीं सदी की रहस्यमय कवियत्री लल्लेश्वरी की कश्मीरी रचनाएं कालजयी हैं। यहां शेख नूरुद्दीन, हब्बा खातून, महमूद गामी, रसूल मीर, परमानंद, शम्स फकीर, समद मीर, जिंदा कौल, महजूर तथा दीनानाथ नादिम जैसे महान कवि हुए हैं। ऐसी गौरवमयी काव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रोफेसर रहमान राही ने कविताएं रची, पहले उर्दू में, परंतु फिर अपनी मातृभाषा कश्मीरी में। खबर नजर खबर नजर म्यान शूरच सजिल जुत म्यान जमीरच मुझ सारंग है काशिर जे। कश्मीर में कश्मीर कल्चरल फ्रंट और कल्चरल कांग्रेस का अधिवेशन 1949 में जुलाई महीने में आयोजित हुआ। दीनानाथ नादिम इस फ्रंट के सक्रिय सदस्य थे। प्रगतिशील साहित्य आंदोलन कई युवाओं को प्रेरित कर रहा था। उस जमाने की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों को इस आंदोलन ने नई दिशा दी। दीनानाथ नादिम, सोमनाथ जुत्शी और नूर मोहम्मद के संपर्क में आकर प्रोफेसर राही भी प्रगतिशील साहित्य आंदोलन से जुड़ गए और राही साहब सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर केंद्रित कविताएं लिखने लगे। और यह कि कश्मीरी अदब में जो तरक्की पसंद तहरीक चली थी, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि कश्मीर के अदीबों की नज़र खुल गई और वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह साथ वाले ममालिक से बाहर जो दुनिया थी, यूरोप की दुनिया थी, चाइना वगैरह था, तो उनके अदब से रोशनाई हासिल होने लगी। इस ज़िम्न में ख़ास तौर से रूसी अदब का मुताला होने लगा। चनाके टॉलस्टॉय जैसे अज़ीमुश्शान नावल निगार, उनकी निगारिशात का तर्जुमा उनका सबसे बड़ा और दुनिया का मशहूर तरीन, शायद मशहूर तरीन नावल जो उनका है, जिसको अंग्रेज़ी में वार एंड पीस कहते हैं, उसका कश्मीरी में तर्जुमा हुआ। बहुत बड़ा नावल है, ज़ख़ीम नावल है, उसका तर्जुमा। और गोरकी, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का फ़ख्र हासिल है कि मैंने गोरकी की एक कहानी अंग्रेज़ी से, उसका अंग्रेज़ी में पहले तर्जुमा हुआ था और मैंने अंग्रेज़ी से कश्मीरी में उसका तर्जुमा, और अंग्रेज़ी में उसका था व्हेन ही वाज बोर्न, मैंने उसका कश्मीरी में किया ये लिसु थन प्यो। वो तर्जुमा इस कदर पसंद हुआ कि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि कश्मीर में कश्मीरी अफ़साने की जो तारीख़ है उसमें वो पहला संग मील है, वो तर्जुमा गोरकी। उसी वर्ष सन 1949 में कवि राही ने बारामूला की यात्रा की। यहां उस समय के लोक निर्माण कार्यालय में लिपिक की नौकरी मिली थी। ये झेलम का किनारा, ये ठंडी हवा, फिर भी यहां मन टिकता नहीं था। कितना उबाऊ था पीडब्ल्यूडी दफ्तर का काम, न कोई लाइब्रेरी, न कोई बात समझने वाला। बरबस कॉलेज के दिन याद आते, जहां प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति मिले। श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज,
सन 1942 में स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद कवि रहमान राही ने यहीं प्रवेश लिया था। यहीं कॉलेज की मैगजीन के लिए कविता लिखने का अवसर मिला था। नोटिस ये निकला कि अगर किसी लड़के को अपनी तरफ से कोई चीज़ इसमें छपवानी है तो फलान जगह लेटर बॉक्स है, उसमें डाल दे और अपना रोल नंबर नाम वगैरह लिख करके। मैंने भी तरंग में आकर के अपनी छोटी सी एक नज़म उर्दू में भेज दी वहाँ। तो अगले दिन 1-2 दिन के बाद हमारी एक प्रोफेसर, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने क्लास में आकर के हाज़िरी ली और हाज़िरी लेने के बाद हमसे कहा, हमसे मुखातिब, बच्चों से मुखातिब होकर के कहा कि मैं आपको एक अहम ख़बर सुनाने आया हूँ, एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी ये है कि हमारे कश्मीर में एक बड़ा शायर पैदा हुआ है। लहजा तंज़ का सा था, एक बहुत बड़ा शायर, इतना बड़ा कि उसने गालिब और मीर की नाक काट डाली है। मैं ये सुनते अंदर ही अंदर दस्त आ गया, लेकिन खुदा का शुक्र है और उनकी हौसला अफजाई थी शायद कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। एक और नोटिस निकला कुछ महीनों के बाद, तो मैंने अपनी कश्मीरी नज़म वहाँ भेज दी। ये मंजूर हुई और छप गई। इसके बाद एक और वाक़या हुआ, महाराजगंज ही के करीब बरशा का, जहाँ वो बरशा का डुमर जिसे कहते हैं, गुंबद जो है वहाँ, उसके सामने एक साहिब की दुकान थी, गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरान कुतुब। ये इतनी मशहूर दुकान थी किताबें बेचने की, किताबें छापने की, कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब छुट्टी होती थी तो सब लड़के गाते गाते निकलते थे घरों की तरफ कि गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरान कुतुब, श्री रंबेरगंज बाज़ार, श्रीनगर वगैरह वगैरह। मरहूम नूर मोहम्मद साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बड़े ज़हीन आदमी, बड़ा उनका वसी मुतालिया था। मैं उनके पास किताबें लेने जाता था। यही नूर मोहम्मद साहब जिनका मैंने ज़िक्र किया, उनकी मोहब्बत ये थी कि वो मुझे एक दिन उस ज़माने के एक मशहूर उर्दू के अफसाना निगार थे, प्रेमनाथ परदेसी, वो जैन कदर के साथ ही मिलता है एक मोहल्ला गांखन, वहाँ रहते थे। तो वो मुझे उनके पास ले गए। प्रेमनाथ परदेसी साहब से नूर मोहम्मद साहब कहने लगे कि ये हमारा बच्चा अदब से कोई ताल्लुक़ रखता है, शगफ़ रखता है, इनकी ज़रा रहबरी कीजिए, रहनुमाई कीजिए। तो प्रेमनाथ परदेसी साहब आनजहानी ने मुझसे कहा कि हमारा यहाँ अखबार निकलता है हमदर्द, वो उस ज़माने का अहम अखबार था। 2 ही अखबार थे, एक खिदमत था रोज़ाना और ये हमदर्द रोज़ाना। तो प्रेमनाथ परदेसी साहब आनजहानी मुझसे कहने लगे कोई मजमून लिखो तुम, तो मैं इसमें छाप दूंगा तुम्हारा। तो मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा। तो अगले रोज़ में 2 दिन के बाद मैं देखता हूँ कि ये मेरे नाम से छपा है ये मजमून। और खुशी के बात ये कि एक तरफ ये इनका मजमून है, परदेसी साहब का मजमून है, और दूसरी तरफ से मेरा मजमून है। परदेसी साहब बड़ा नाम तो उस ज़माने में, उनके साथ मेरा नाम भी आया। और अजीब बात ये कि अभी मैंने FA ही किया था, यानी 11वीं और 12वीं जमात पास की थी। उन्होंने लिखा था अब्दुर्रहमान राही BA। मैं उछल गया। तो इस तरह से शायरी का गोया उसकी एक बुनियाद पड़ गई और मुझे लगा कि हाँ, मैं शेर कह सकता हूँ। फिर कविता लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। कॉलेज के दिनों में कीट्स और इलियट को पढ़ा। फारसी शायर हाफिज और बेदिल की शायरी ने प्रेरित किया। गालिब के काव्यत्व का भी यहीं परिचय पाया। आखिर श्रीनगर ने वापस बुला लिया। जो खत बारामूला से कवि ने खिदमत अखबार के संपादक मौलाना मसूदी को लिखा था, उसका नतीजा यह हुआ कि राही को उर्दू अखबार में सब एडिटर के पद पर नियुक्त किया गया। दैनिक खिदमत में आना राही के साहित्यिक जीवन का वरदान बन गया। अखबार की सेवा के दौरान वे कई समकालीन लेखकों के संपर्क में आए। तब उन्होंने टॉल्स्टॉय, पुश्किन, गोर्की, दोस्तोयेवस्की तथा पाब्लो नेरूदा जैसे भिन्न दृष्टिकोण वाले लेखकों को पढ़ना शुरू किया। उन्हीं दिनों राही प्राचीन और मध्यकालीन चीनी कविताएं पढ़ने लगे थे। यही वो दौर था जब उनकी कविता ने एक नई करवट ली। वो अब कश्मीरी भाषा में कविता लिखने लगे। उन्हें लगा कि सृजन का उन्मेष सहज ढंग से
मातृभाषा कश्मीरी में ही आएगा। कविता बह पड़ी कश्मीरी भाषा में। गहरी थी इतनी ही ये नदी, 10 बरस पहले भी। जिंद रोजन बापत छ मरान लुक सुमरखना जिंद रोजन बापत छ मरान लुक सुमरखना। कवि पुरानी बातें भूले नहीं थे। बचपन में मामा के घर रहते हुए शम्स फकीर के कलाम की रवानी को वो भूले नहीं थे। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। मैंने अपने वालिद मरहूम को बहुत कम देखा है, 1-2 बार उनको देखा जब मैं बहुत छोटा था। जब उनकी वफ़ात हुई तो मैं 4th जमात में पढ़ता था, और मुझे मैंने सुना है कि जब मैं पैदा हुआ तो उसके 5 ही दिन बाद मुझे अपने मामू मुतबन्ना ले गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी उस वक्त, तो वो मुझे पालते रहे। मेरे मामू साहब मरहूम, खुदा मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया। सारी मेरी तालीम का सिलसिला जो है अव्वल से लेकर के BA तक ये उनकी वजह से हुआ। आली कदल एक मोहल्ला है, आज भी है और मशहूर मोहल्ला है। वहाँ एक स्कूल था, मदरसा अहले हदीस, उसमें मुझे दाखिला दिलवाया गया। मदरसा अहले हदीस में 5वीं जमात तक वहाँ उस मदरसे में हम तालीम पाते रहे। फिर 5वीं जमात पास करने के बाद हम आए इस्लामिया हाई स्कूल में। उस ज़माने में तो बड़ा अहम इदारा था, वो तालीमी इदारा था। तो वहाँ से हमने 10वीं जमात तक वहाँ तालीम पाई। असातिज़ा जो थे बज़ाहिर और बबातिन अमलन वो शफ़क़त वाले थे। ये चाहते थे कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये पढ़ें और दिल लगा कर पढ़ें, आगे अपना मुस्तक़बिल इनका संवर जाए। लेकिन एक उस ज़माने में ये आदत ही हो गई थी कि मार कुटाई होती थी, पिटाई होती थी, कैनिंग होती थी। हाथों पर उंगलियां ये गुंचा बना करके उस पर पटाखा मारते थे तख्ती का। एक और मिसाल इसकी है, शाह साहब थे, खुदा मग़फ़िरत करे, खानियार से आते थे, वो बुज़ुर्ग उस्ताद थे। छुट्टी जब होती थी 4 बजे तो वो हमें जाने नहीं देते थे कि नहीं रुको, तुम लोगों की अंग्रेज़ी ग्रामर कमज़ोर है। और हम बद्दुआएं देते थे दिल में कि सब लड़के भाग गए तो हम यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन वो हमको 4 बजे के बाद भी पढ़ाया करते थे। कुछ वर्षों तक पत्रकारिता के साथ जुड़े रहने के बाद रहमान राही घाटी के विभिन्न कॉलेजों में उर्दू फारसी पढ़ाते रहे। सन 1951 के आसपास की कविता में समसामयिक घटनाओं की प्रतिक्रियाएं साफ और स्पष्ट थीं। वो मानने लगे थे कि जीवन के यथार्थ और परिस्थितियों के आधार पर लेखक का स्वतंत्र निरीक्षण जरूरी है। जब कश्मीर का प्रगतिशील आंदोलन सृजन कर्म को संकीर्ण बनाने लगा और गतिविधियां राजनीति पर केंद्रित होने लगीं, तो राही ने इसका साथ छोड़ दिया। वो पूरी तरह से कविता कर्म में जुट गए। अनुभवों का प्रवाह लिए प्रथम कविता संकलन नवरोजी सबा सन 1958 में प्रकाशित हुआ और इसे 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नवरोज सबा में कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जिनसे साफ पता चलता है कि कवि रहमान राही अब प्रगतिवाद के उस बंधन से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है और वो बाहर निकल रहा है। वो व्यक्ति और नियति के बीच के जो संबंध हैं, जो मानव त्रासदी है, जो मानव जन्म मृत्यु और मानव के संबंध, अंतर मानवीय संबंध हैं, उनको अपने ढंग से नए सिरे से सोचने की कोशिश कर रहा है।
कश्मीरी कविता को रहमान राही की सबसे बड़ी देन है नसरी नज्म। मुक्त छंद की कविता को स्वाभाविक मानते हुए वो प्रतीकों के प्रयोग द्वारा इंसान के जटिल जीवन और उसकी चिंताओं, अकेलेपन और बेबसी को सामने लाते हैं। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, यानी फ़न शेर का फ़न जो है उसके क्वालिटी के लिहाज से ये हुआ कि कुछ नज़में तो गोया हंगामी सूरत इख्तियार कर गई कि आज हमने सुना, आज तासुर पैदा हुआ, क्या मालूम कल जब ये हालात बदल जाएंगे फिर भी उनसे कोई लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है कोई कि नहीं। क्योंकि शायरी की बड़ी सिफत ये होनी चाहिए कि वो जिन हालात में भी और जिस वक्त में भी कही जाए, लिखी जाए, वो वक्त की पाबंद और जगह की पाबंद, ज़मान और मकान की पाबंद नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये जिस अदब का हम जिक्र कर रहे हैं मौजूदा हालात में, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो जिन्हें हंगामी कहा जा सकता है। आज हमको लगता है कि ये शायरी है, कल मालूम नहीं कि उसका असर ज़ायल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई जो मकामी हालात का अक्स भी पेश करती हैं, उस रोज़मर्रा ज़िंदगी की धड़कन भी पेश करते हैं, और ऐसा लगता है कि फ़नी लिहाज से वो बिल्कुल पुख्ता हैं और किसी भी ज़मान में और किसी भी जगह अपना तासुर कायम कर सकती हैं। पानी भरे मटके सिर पर ले जाते हुए दर्द ढोया मायके की यादों का, मेरे अंदर ही अंदर आंसुओं के झरने उबले। नई कविता के प्रमुख प्रस्तोता के रूप में राही शोषितों के लिए भी नया संदेश लाते हैं और जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करते हैं। सब बड़े शायर एक जैसी बात कहते हैं, अपना अपना तर्ज होता है, अपने अपने मौजू से मुतल्लिक वाक़यात और हालात होते हैं। मसलन हाफिज़ 14वीं सदी के शायर थे। उस ज़माने में दुनिया मुख्तलिफ थी। एक मान लीजिए एक वो जो कहते हैं फ्यूडल ज़माना था, और एलियट जो थे तो ये आजकल के 19वीं 20वीं सदी के का ज़माना था, 20वीं सदी के शायर थे वो। तो हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन बात इंसान की हो रही थी। ख़याल हौसले बहरमी पजद है हाथ, अरे ये पानी के कतरे की बात करते हैं। चास्त दर सर इन कतरे मुहाल अंदिश, कि ये पानी का कतरा जो है मुहाल की बात, नामुमकिन बात सोचता है, उसकी आरज़ू करता है। क्या करता है? कहता है कतरा है, लेकिन सोचता है कि काश मैं समंदर बन जाऊँ। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि इंसान की बात हो रही है, और बुनियादी तौर पर बड़ी शायरी का एक मौजू, अहम तरीन मौजू यही इंसान रहा है। ये हाफिज़ हो या बेदिल हो या एलियट हो या शेक्सपियर हो या कीट्स हो, ब्यूटी इज़ ट्रू, कीट्स, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। 70 के दशक में प्रोफेसर राही ने आलोचना के क्षेत्र में भी कदम रखा ताकि आधुनिकता और ऐतिहासिकता की निरंतरता में कविता को समझा जा सके। उन्होंने एक आलोचना पुस्तक लिखी, कहवट, यानी कविता को परखने की कसौटी। आधुनिकता को ऐतिहासिकता की एक निरंतर प्रक्रिया मानते हुए राही कश्मीर के संस्कृत साहित्य, इतिहास अध्ययन, सौंदर्य शास्त्र, काव्यालोचना, दर्शन तथा रहस्यवादी चिंतन का योगदान विशेष बताते हैं। कश्मीरी ज़बान के बारे में पहली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। इस ज़बान का मुतालिया जो है, कश्मीरी ज़बान का मुतालिया, उसकी मदद से, उसकी रोशनी में, उस मुताले की रोशनी में हम ऐसी बहुत सी गिरहें खोल सकते हैं जो हमें मिलती हैं सेंट्रल एशिया की ज़बानों में। और आजकल चनाचे मुतालबा किया जा रहा है आजकल कि कश्मीरी ज़बान को एक क्लासिकल ज़बान मानकर वो दर्जा दिया जाए जो हिंदुस्तान की क्लासिक चंद एक दो ज़बानों को हासिल है। सन 1975 में उन्हें कश्मीर विश्वविद्यालय के कश्मीरी विभाग की शुरुआत करने के लिए कहा गया और रहमान राही इस विभाग के संस्थापक अध्यक्ष बने और बाद में सर्वप्रथम प्रोफेसर एमेरिटस का गौरव प्राप्त किया। तब से ही वे इस भाषा के प्रचार प्रसार और दूसरे शिक्षा संस्थानों में इसे पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की सिफारिश करते रहे हैं।
Professor Rahman Rahi is the person who introduced me to the realm of art. वो जब क्लास में पढ़ाते थे तो आहत जरगर, ललदद, महजूर या आज़ाद का शेर पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं वो हमें शेरी दुनिया की ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराते थे कि हमें पता ही नहीं लगता था कि वक्त कैसे गुजर जाता था उनकी क्लास में। शायरी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स को मैंने देखा है पढ़ाते, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जिन लोगों से मैंने पढ़ा है, शायरी जिन लोगों से मैंने पढ़ी है, उनमें रहमान राही का मकाम जो है वो सबसे मुमताज़ है, क्योंकि शेर पढ़ाते पढ़ाते, शायर को पढ़ाते पढ़ाते और नज़म की परतों की और उनकी तहों में जाते जाते रहमान राही जिस तरीके से और जिस मेथडोलॉजी से वो शेर पढ़ाते हैं और शेर की दुनिया में तालिब इल्म को ले जाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। राही अपने जमाने की कड़वी सच्चाई को परखते हैं और नई सीमाओं के पार जाने की चेष्टा भी करते हैं। इनकी कविताओं में भूत, भविष्य और वर्तमान इस प्रकार मिल जाते हैं कि एक नया कल्पना जगत उभर आता है, जिसमें कवि के साथ साथ पाठक व श्रोता भी विचरने लगते हैं। मैंने देखा कि बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, जो भी काम करते हैं बड़ा परफेक्शन से करते हैं। इनकी एक हॉबी भी गार्डनिंग जैसे आप देखेंगे उसमें भी बहुत परफेक्शन दिखाते हैं। कोई भी जॉब लेंगे दिन का तो उसमें परफेक्शन, या लिखने का हो तो। और दूसरी चीज़ है, इतना जानने के बावजूद भी इनमें कभी नहीं लगता कि आई नो इट ऑल। हमेशा इनमें एक चाह रहती है कि मैं हर चीज़ के बारे में और सीखूं। रिसेंटली मुझे बोल रहे थे ये फेसबुक क्या होता है, मुझे ज़रा बताइए। तो इनमें हमेशा ये रहता है कि मैं हर चीज़ जो है सीखूं। और ये तो दिस इज़ गुड कि आप इस लेवल पे जाके भी फिर भी डाउन टू अर्थ हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी, मुझे लगता है वी ऑल शुड लर्न दिस। राही साहब बहुत ही नरम मिजाज के आदमी हैं, और कभी लगता है हम वालिद साहब के साथ बात नहीं, हम एक दोस्त के साथ बात करते हैं, और हमेशा सच बोलते हैं और कहते हैं किसी को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक मेरे बचपन का ताल्लुक़ है, मैं इनकी शफ़क़त में पला बड़ा हूँ, और बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल बाप जैसे होना चाहिए वैसे है। उनका जो शायरी था या उनका जो फील था, उस शफ़क़त पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। बहुत लाड प्यार से पाला उन्होंने हमें, हर तरह की सहूलियत हम रखी जो एक बाप अपने बच्चे के लिए कर सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और तरबियत भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से दे दी। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे फ़ख्र है कि ये न सिर्फ़ एक अजीम शायर हैं, ये एक बहुत अच्छे बाप भी साबित हुए हैं। शायरी मन कामयाब, घर बार खत कामयाब, प्रत कुन में यार दोस्तन मन कामयाब, बड़ हेल्प। ये नहीं कि दिलस में खट या कह चीज़ ब्रोट ब्रोट यार दोस्तन समिस नहीं दिलस में कह। मे गुजार अमिस जिंदगी बहस खानदार असल पन बिल्कुल ये बकाया थो कह चीज़ कि शायरी मुतलिक क्या पृछान लफ्ज़ माने इन तगान शायर पे गाँव पे वन लफ्ज़ माने ये क्या हु ये क्या वगैरह कुन मे तगान कुन वन कह सह बराबर राय सबस। बे लोड यमो जबान खतर सठा इंतहाई। तो वह चलान डिपार्टमेंट चलान, बाकी चीज़ चलान, सख्त सूखदार ना जबान हंद। राही जीवन की विरोधी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। वो जिंदगी से प्यार करते हैं, उसकी तलखियों को देखकर भी जीवन जीना चाहते हैं, मगर जीवन की त्रासदियों से उभरता डर चिंतित भी करता है। कचन आसनवार करो क्या, व्यतरिन वनिश बार करो क्या, फलिहन छा अख्तियार गुलालस, ललगुन छुस ललि नार करो क्या, थरी पे वथ परकल गुलाबस, वड़ छुस खुन दस्तार करो क्या, लव फेर सोत हवा वुछ शहलान, मत वुहतन असनार करो क्या, हच मच कल फट लूक वनन कस, बोछ बोछ चोप अस गार करो क्या। दिए बुझे हाथों के
बातों के मरे कबूतर, काली वर्षा की झड़ियों में गोसाई रे कहाँ चला। ये पंक्ति है कश्मीरी कवि रहमान राही की प्रसिद्ध पुस्तक सियाह रूद जरन मंज यानी काली बरसात की झड़ी में। यहाँ पे कवि अपने उत्कर्ष पर पहुँचा है। कवि का मुहावरा, कवि की अनुभूति, कवि की सोच और कवि का लहजा कुछ इतना बदला हुआ और इतना विकसित, इतना मैच्योर, इतना परिपक्व लगता है कि हमें लगता है कि इसे कश्मीरी कविता की परिपक्वता का एक शिखर माना जाना चाहिए और ऐसा ही माना गया। प्रोफेसर रहमान राही पिछले 50 वर्षों से कवि और आलोचक के रूप में कार्यरत हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता, विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान, कबीर सम्मान, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के पुरस्कारों के साथ साथ वर्ष 2004 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। जिस शख्स को या जिस ज़बान को प्रोफेसर रहमान राही केवल कश्मीरी कवि नहीं हैं, बल्कि भारतीय चेतना के कवि हैं, जो अपने काव्य के माध्यम से भारतीयता की छवि से हमें अवगत कराते हैं। जिंद रोज न बापथ छी मरान लुख्त मरखना लचपट चखा प्याल क्यों हो उफ तिक रखना। जिंद रोज न बापथ छी मरान लुख्त